हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने उस वीडियो में लास्ट वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग कर लिया था और साथ में एक दो छोटे से टॉपिक कर लिए थे, जैसे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन वाला टॉपिक। आज जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पार्ट जो लेता है, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 80% पार्ट जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली आपका क्वेश्चन भी इसमें से ही बनता है, क्योंकि ये बहुत 3 टाइप के हैं, बट ये बहुत सारा इसके साथ कंटेंट जुड़ा हुआ है पूरे चैप्टर का ही। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, 3 टाइप के बेसिकली आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट है। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और एक और हम आगे करेंगे जिसका नाम है मैनेज एक्सचेंज रेट, या उसका एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो इन तीनों का हम मीनिंग करेंगे। फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड रेट एक्सचेंज के मेरिट एंड डीमेरिट भी हैं, वो भी करेंगे, क्योंकि वो भी अब एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके नाम में ये है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब ये रेट वो ऐसा रेट है जो फिक्स्ड हो जाता है, बार बार चेंज नहीं होता। और इसे फिक्स्ड कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक बार कह दिया कि हमारा जो डॉलर है, $1 वो इंडियन रुपीस के 80 के बराबर है, तो ये फिक्स रहेगा। कुछ टाइम तक ये फिक्स ही रहेगा, जल्दी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज अलग नेक्स्ट डे अलग हो गया, तो ऐसा नहीं होता इसमें। जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है वो मोस्टली लॉन्ग टाइम तक वही चलता है। अब ऐसा ये वाला जो फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसको क्यों हम गवर्नमेंट मतलब करती है, इसका पर्पस क्या होता है करने का? ताकि स्टेबिलिटी रहे फॉरेन ट्रेड में। अब आप खुद समझो, मान लो आप एक ट्रेडर हो, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो। आज आपने किसी से डील करी, लेकिन आपने उसे पेमेंट करनी है 1 महीने बाद। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपने डील करी, मान लेते हैं इसी रेट पे, लेकिन 1 महीने बाद ये रेट कम हो गया या ज़्यादा हो गया। आपने उसे बोला फॉर एग्जांपल $500 का, मान लेते हैं आपने इंपोर्ट किया था, आपने उसे $500 देने थे फ्यूचर में। अभी जो रेट चल रहा था 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग था, लेकिन जब 1 महीने पेमेंट की बारी आई तो ये रेट हो गया $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज़। तो अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा डीमोटिवेट होगे, डिस्करेज करोगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करती है, ताकि जो इम्पोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट रहे और वो ये ट्रांजैक्शन ईजिली कर सके। उन्हें पहले से पता हो कि हमें क्या रेट देना है, कितनी पेमेंट करनी है, कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो करेंसी की वैल्यू है ना, वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ले लेती है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर देती है। जैसे डॉलर भी ले सकती है, या कोई और यूरो भी ले सकती है, कोई भी ले सकती है, गोल्ड भी को भी ले सकती है, सिल्वर को भी ले सकती है, या कोई प्रीशियस मेटल कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमारा ₹1 या $1 1 kg गोल्ड के बराबर है, तो ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गोल्ड के अकॉर्डिंग। ऐसे ही वो सिल्वर को भी कर सकते हैं। फिर इसमें 2 वर्ड्स आपको मिलेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, एक पार्टी वैल्यू और एक पैगिंग। पैगिंग क्या होता है? जब हम अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी और करेंसी की वैल्यू से टाइड अप कर देते हैं, मैच कर देते हैं कि हम इस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को या इस क्या कहते हैं वैल्यू को कंसीडर करेंगे हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, तो उसे कहते हैं पैगिंग। और वहीं अगर हम टाइड अप जो कर रहे हैं या जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं वो गोल्ड या सिल्वर में कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं पार्टी वैल्यू। गोल्ड या फिर सिल्वर, और यहाँ पे बाकी जितने भी अदर करेंसीज हैं। तो ये बात याद रखना, ये दोनों वैल्यूज, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछ सकता है और बच्चे इसको भूल जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये पहले सब्जेक्टिव में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन अब एमसीक्यू में आपके मोस्टली ये पॉइंट्स पूछ लेगा। तो अब आ जाते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। दूसरा जो है, इसके एक और नाम भी है इसका, फ्लोटिंग और फ्री एक्सचेंज रेट, या तो इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। फ्री एक्सचेंज रेट क्यों बोलते हैं इसको, इसका मीनिंग है, समझते हैं। देखो, ये रेट ऐसा रेट होता है जो गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती, मार्केट फोर्सेस फिक्स करती है। आपने 11th में पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर्स पढ़े होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो
ऐसा होता है जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा फिक्स कर दी जाती है, और जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है। ये सब आपने उसमें भी पढ़ा था अपने डिमांड चैप्टर में। तो ऐसा ही इस सिस्टम में होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। इसमें जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा उस करेंसी की वैल्यू हाई, इसलिए आपको पता होगा कि यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो, उसकी जो डिमांड है वो पूरे होल वर्ल्ड में हमारा एक्सेप्टेड होता है, इसलिए उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, इसलिए उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। और इसका नाम भी याद रखना, फ्लोटिंग और फ्री एक्सचेंज रेट। इसलिए इसका नाम फ्री एक्सचेंज रेट है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। फ्रीली अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होगी तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा, अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू कम। ये फ्रीली मूव करता है। ये थे आपके दो। अब आते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में दोनों के। अब फिक्स एक्सचेंज रेट के क्या मेरिट्स हो सकते हैं? देखो, एक तो हमने अभी किया कि इसका एक मेरिट ये है कि ये इनकरेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस रहता है इंपोर्टर एक्सपोर्ट को कि हमारा जो रेट है वो चेंज नहीं होगा, उसे ऐसा लॉस होने के चांसेस कम है। साथ में एक वर्ड आपने और सुना होगा, स्पेकुलेटिव या स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन क्या होता है बच्चों? जैसे जुआ खेलते हैं या गैमलिंग करते हैं, उसी का वर्ड होता है स्पेकुलेशन, सट्टा लगाना। तो कई लोग इस फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। कैसे? आज मान लो मुझे पता चला कि जो डॉलर का रेट है, $1 का रेट 73 है। अब मुझे फ्यूचर में पता लगा कि ये रेट बढ़ने वाला है। जो लोग जैसे शेयर मार्केट को एग्जामाइन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको भी एक तरह से ट्रेड करते हैं इसमें। और मुझे पता लग गया कि फ्यूचर में रेट हो सकता है 80 तक पहुंच जाए। तो मैं अभी प्रेजेंट में क्या करूँगा, बहुत सारे डॉलर खरीद के रख लूँगा, क्योंकि अभी लो रेट है, और फ्यूचर में इसी को जब महंगा हो जाएगा रेट तो बेच दूंगा। तो ऐसा ना हो, उसको रोकने के लिए भी फिक्स एक्सचेंज रेट जो है एक तरह से काम आता है, मेरिट होता है ये इसका। चलो देखो, अब ना इसके पूरे मेरिट डिमेरिट कर लेते हैं, ऐसे एक एक करके नहीं करते। तो देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट के पहले मेरिट्स की बात करें तो पहला मेरिट है स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। अब हमने इसमें देखा कि ये फिक्स्ड रहता है थोड़े टाइम तक, तो 3 महीने 6 महीने, तो एक स्टेबल रहता है, जिससे क्या होता है ट्रेड करने में ईजी रहता है। जैसे पेट्रोल के प्राइस आपने देखे हैं, अगर ये रोज़ चेंज होते हैं पेट्रोल के प्राइस, आज कुछ है कल कुछ है, कभी बढ़ जाएंगे कभी कम हो जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, अब आपको डेली कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ेगी अगर आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिस ट्रांसपोर्ट में आप काम कर रहे हो। वहीं अगर मैं बात करूँ, अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसी के अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड पॉइंट है। इसके अकॉर्डिंग कैसे? अगर स्टेबिलिटी रहेगी एक्सचेंज रेट में तो क्या होगा, लोग इन्वेस्टमेंट करने में भी डरेंगे ही नहीं। अगर किसी पर्सन ने आज हमारे देश में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करी है तो उसे टेंशन नहीं रहेगी, एटलीस्ट 3 महीने तक तो रेट सेम रहना है या 6 महीने तक रेट सेम रहना है। अगर ये रोज़ चेंज होता रहेगा तो वो भी वेट करेगा कि किस दिन रेट कम होगा उस दिन इन्वेस्टमेंट करूँगा, जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन निकाल लूँगा। तो ये एक बेनिफिट और मिलता है इसमें। साथ में जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मान लेते हैं कि आज किसी ने एक्सपोर्ट किया अपना सामान, उसकी पेमेंट 1 महीने बाद आनी है, और अगर फ्लेक्सिबल वाला रेट है, जब 1 महीने बाद पेमेंट आनी थी तो रेट में एकदम से चेंज आ गया जिसकी वजह से उसे लॉस हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपको पता है फिक्स है, 1 महीने बाद भी रेट फिक्स रहेगा, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। तो आप पहले से अपना एस्टिमेट करके चलते हो कि कितना कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा। इसके बाद लिखा हुआ है प्रिवेंट स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव अभी हमने देखा है कि क्या होता है, एक तरह से जुआ खेलना। तो अब इसको ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी से क्या होता है, कई बार लॉस हो जाता है गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई को ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये उसमें भी हेल्प करता है गवर्नमेंट को, ये ऐसी एक्टिविटीज़ को एक तरह से कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। देन लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब अगर हम किसी और देश से लोन ले रहे हैं या उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसमें भी ये इजी रहता है इस सिस्टम में, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें उन्हें कितना अमाउंट देना है या उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आज हम किसी देश से पैसा ले रहे हैं या कोई
लोन ले रहे हैं या कोई कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, तो उसमें हमें आज उन्हें कितना पैसा देना है और फ्यूचर में उसकी क्या कॉस्ट होगी या फ्यूचर में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर फिक्स और फ्लेक्सिबल होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी फ्लेक्सिबल वाले में, क्योंकि उसमें फिर डेली चेंज होता रहेगा। फिर लोग जो दूसरी कंट्री होगी वो हमें तभी बेचेगी जब हमारे रेट कम हो जाएंगे, उनके रेट बढ़ जाएंगे। तो ये सारे इसके मेरिट्स होते हैं। अब इसके डीमेरिट्स की बात करें, अब हमने पढ़ा था कि जो आरबीआई होता है, एक तरह से आरबीआई गवर्नमेंट को ही माना जा रहा है, तो गवर्नमेंट ही है इसमें तो फिक्स्ड में। तो आरबीआई को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है, इसलिए बैंकिंग चैप्टर में आया था कि आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडियन होता है, उसको कस्टडी में रखता है सारे फॉरेन एक्सचेंज को, क्योंकि जब फिक्स्ड एक्सचेंज फॉलो हो रहा होगा तो आरबीआई को इसका यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग रेट। रेट को जो है फिक्स करना वो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर गवर्नमेंट कम रेट फिक्स कर देगी तो भी लॉस है, और अगर ज़्यादा कर देगी तो भी लॉस है। कम कर देगी तो हो सकता है कि हमारे देश से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लग जाए लेकिन हमें बेनिफिट ना हो, और अगर ज़्यादा कर देगी तो कोई सामान खरीदेगा ही नहीं हमारे यहाँ का। देन लास्ट, एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड। अब 3 महीने 6 महीने बाद ये चेंज हो जाता है, मोस्टली ऐसा होता है 3-6 महीने बाद ये चेंज हो जाता है। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनको ने फ्लेक्सिबल वाला फॉलो किया हुआ है, उनका तो हमेशा वो रहेगा, चेंज होता रहेगा। उनके साथ डील करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखो इनके आपने क्या रखना है, हेडिंग्स आपकी आपको पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछ लेगा इसमें से कौन सा मेरिट है और कौन सा नहीं है एमसीक्यू में, और बहुत रेयर चांस है कि इनके इफेक्ट भी पूछ ले। तो अब इसके बाद हम करेंगे कि डीमेरिट और मेरिट फ्लेक्सिबल वाले के। ठीक, चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इसका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। 3 ही मेरिट्स हैं और 3 ही इसके डीमेरिट्स हैं। देखो पहला मेरिट्स है मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल। अब इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, और उसी जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, जिस रेट पे, उसी रेट को एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर दिया जाता है इस केस में, ये वाले सिस्टम में। तो इसका एक मेरिट है कि इसमें बहुत इजीली डिटरमाइन हो जाता है एक्सचेंज रेट, और इसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ज़्यादा रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले पढ़ा था फिक्स्ड वाला केस, उसमें गवर्नमेंट को रिजर्व रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी भी उनका जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रीशिएट हो जाता है या अप्रिशिएट हो जाता है, तो उसमें वो काम आता है। लेकिन इस मेथड में ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि जो जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह यूटिलाइज होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो पाएगा। जब भी आपको लगेगा कि आपका रेट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, इंपोर्ट कर पाओगे। लेकिन वो वाले केस में ऐसा नहीं होता था। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट में है, जैसे पहला, इंस्टेबिलिटी रहती है एक्सचेंज रेट में। कभी बढ़ रहा है, आज बढ़ा कल कम हो गया, आज बढ़ा कल कम हो गया। सपोज़ करो आज रात को ही रेट जो था वो $1 के बदले आपको 80 रुपीज़ मिल रहे थे, तो आपने सोचा कि कल मैं कोई एक्सपोर्ट करूँगा, गुड्स बेचूंगा, लेकिन सुबह उठे तो ये रेट चेंज हो गया। तो इसमें ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि कुछ आप प्लान नहीं कर सकते। देन सेकंड है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। ये मैंने आपको बताया ही अभी स्पेकुलेटिव क्या होता है। तो इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा जुआ खेलते हैं इसके ऊपर। देन थर्ड, क्रिएट इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कैसे, अगर आपकी जो करेंसी है वो डेप्रीशिएट हो गई, तो आप जब इंपोर्ट करोगे कोई भी सामान तो वो महंगा बिकेगा। महंगा मतलब आपको पड़ेगा कॉस्ट में, तो आप बेचोगे भी महंगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। अब देखो इसके जो आपके मेरिट डिमांड्स है ये आपने पेपर में एक्सप्लेन तो करने नहीं, लेकिन आपको सिर्फ इसके मीनिंग पता होने चाहिए, प्लस इनकी हेडिंग्स याद होने चाहिए कि इसमें से कौन सा मेरिट है और कौन सा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट बच गया इस चैप्टर का, मैनेज फ्लोटिंग। हाँ तो देखो बच्चों, अब मैनेज फ्लोटिंग रेट, ये लास्ट सिस्टम है हमारा, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है ये, इसमें दोनों होते हैं। मतलब इसमें जो नॉर्मली आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है वो मार्केट फोर्स से ही किया जाता है, मतलब डिमांड और सप्लाई से ही। लेकिन अगर किसी देश को, किसी कंट्री को लगता है कि उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएट हो गई है या बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई है, दोनों में ही नुकसान होता है। अभी पढ़ेंगे कि क्या नुकसान होता है, मतलब ये टॉपिक नेक्स्ट
वीडियो में कवर करेंगे कि ज़्यादा अगर डेप्रिशिएट हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, अप्रिशिएट होगा तो क्या नुकसान होगा। तब कौन आता है, एंट्री लेता है आपका सेंट्रल बैंक, जिस कंट्री के साथ ऐसा हो रहा है आरबीआई आता है। और आपने उसमें पढ़ा था, आपने मनी चैप्टर में कि या बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करने लग जाता है, जो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्रेडिट कंट्रोल वाला। तो वैसे ही यहाँ पे आरबीआई आ जाता है आपका। और आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज एक जो मार्केट होती है जहाँ पे ये सारा आपके एक्सचेंज रेट बाय किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा कर देता है, इंटरवेंशन कर देता है, या तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सिक्योर फॉरेन एक्सचेंज खरीद लेता है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज सेल कर देता है, जिसकी वजह से दोबारा से उस देश की करेंसी की वैल्यू सही हो जाती है, इक्वल पोजीशन पे आ जाती है जितनी इनको रिक्वायरमेंट हो। तो इसमें आप कह सकते हो फिक्स्ड का भी है, फिक्स्ड के भी फीचर हैं क्योंकि मार्केट फोर्सेस हैं, और फ्लेक्सिबल मतलब सेंट्रल बैंक, एक तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को ही माना जा रहा है। तो इसमें दोनों के दोनों ही केस आ रहे हैं, मतलब ये अपोजिट है, फिक्स्ड वाला सेंट्रल और फ्लेक्सिबल वाला मार्केट फोर्स। अब इसका एक और नाम होता है, इट आल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। अब डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोला जाता है इसमें, क्योंकि आप इसमें उसमें आपने फिक्स्ड में देखा, आपको पता था आप कि आपका रेट यही होगा, आप एस्टिमेट कर लेते थे। फ्लेक्सिबल में भी आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते थे। अब इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें आप अगर चाहें भी कि भाई फिक्स्ड है या फ्लेक्सिबल चल रहा है तो चेंज बढ़ता रहेगा, उसी टाइम पे आरबीआई आ जाएगा, कुछ ऐसा कर देगा कि आपका सारा प्लान फेल हो सकता है। तो इसको इसलिए नाम इसका डर्टी फ्लोटिंग है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्सचेंज रेट के साथ। जिस कंट्री को जैसा लगता है वो वैसे अपनी एक्सचेंज रेट के साथ करता है। अब देखो ये मीनिंग तो मोस्टली 80% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक बच गए, एक तो जो ये आया आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये बच गया कि कितने टाइप की मार्केट होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं, छोटा सा काम है, छोटा सा मतलब ये टॉपिक है। देन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि कब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं लोग और कब उसकी सप्लाई होती है, एक टॉपिक ये बच गया। देन एक रीवैल्यूएशन वाला टॉपिक है करेंसी का, और फॉरेन एक्सचेंज कब रीवैल्यूएशन होती है, करेंसी कब रीवैल्यूएशन होती है, एक वो बच गया। और कई बच्चों को इसमें ये भी कन्फ्यूज़न है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बच्चों वो टॉपिक आपका कट चुका है, वो सिलेबस में आपके नहीं है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद इसके करेंगे एमसीक्यू। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।